हिंदी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। यह क्लास विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। इससे पहले आपकी ज्योग्राफी की एक क्लास हो चुकी है, जिसमें से हमने आपका क्लास 1 से क्लास 5 तक का आधा बुक का समरी कंप्लीट करा दिया है। अब आते हैं हम इसके बाद से अध्याय 6 से लेकर के और अध्याय 10 तक की चीज़ें हम लोग आज कवर करेंगे। तो पेशेंस के साथ बैठ जाइए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से सुनिए, जो इम्पोर्टेंट लगे टॉपिक उसको आप वहाँ पे रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और जो समझ में आए उसको समझिए। कोशिश किया जा रहा है और कुछ टेक्निकल टर्म आए तो उसको आप लोग रट लीजिएगा। ये कहने का आशय था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 है आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, जिसमें है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति। इसमें आपको बताया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन की प्राकृतिक वनस्पति कैसी होगी हमारे यहाँ की, और उसका वन्य जीवन कैसा होगा। तो स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति तो दिया है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। बात तो सही है कि जैसे हमारे यहाँ भौगोलिक प्रदेश होंगे वैसे वैसे वहाँ की विशेषताएं होंगी, वैसी वैसी वहाँ की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। हमने जलवायु को बताया था, तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। जैसा स्थल की ऊंचाई होगी, जहाँ बहुत ऊंचे पेड़ पौधे होंगे, जहाँ बहुत ऊंचा स्थल आकृति होगी, वहाँ बहुत अलग टाइप के, जैसे कि आप देखोगे कि उत्तर का पर्वतीय भाग जो है वहाँ पे अलग टाइप के वन पाए जाते हैं, पठारी मैदान में अलग टाइप के। कहने का सीन ये है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक। वनस्पति की वृद्धि यह है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है, कि वनस्पति की जो आपकी वृद्धि है कि कैसे बढ़ेगा, वहाँ के टेम्परेचर पे और नमी पर निर्भर करता है। जैसे हमने वही कहा, उत्तर का पर्वतीय भाग जो है कि ऊंचाई से तो निर्भर करता ही है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है। उत्तर के पर्वतीय भाग में टेम्परेचर देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा ठंडी पड़ती है, मीन्स कि सूर्य का किरणें थोड़ा सा 23.5 अंश के बाद तिरछी पड़ने लगती है, और भूमध्य रेखा पर पूरा सीधा पड़ती है। तो भूमध्य रेखा पर वनों की प्रकार अलग है और उत्तरी ध्रुव पर भी अलग है, और हमने भारत का उत्तर का पर्वतीय भाग का वहाँ पे भी अलग है। प्राकृतिक वनस्पति को अभी बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग किस किस तरह से बांट सकते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग वन के रूप में, घास स्थल के रूप में, कांटेदार झाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या आ जाएंगे। वन आ जाएगा आपका, घास स्थल आ जाएगा, कांटेदार झाड़ियाँ आ जाएंगी। ठीक। चलिए, दिया है आपका कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण। प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो होती है इनमें जो प्रकार है तरह तरह के, कि कहीं वन है, कहीं घास स्थल है, क्यों कारण है? इसका मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। हमने कहा ना कि जैसी जलवायु होगी वैसे वहाँ का क्लाइमेट होगा। जैसे एक बार और समझ लो आप कि अमेजन का जो जंगल, इसलिए वहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ पाई जाती है, जैविक विविधता, क्योंकि वो भूमध्य रेखा पर है। और भूमध्य रेखा पर होने के साथ साथ वो क्या, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वर्षा होती रहती है, लगातार डेली वर्षा होगी। डेली शाम को 4 बजे वहाँ वर्षा होती है, बहुत सारे पानी गिरता है, तरह तरह के। आप खुद देखते हो कि बरसात के दिनों में इतने सारे जीव जंतु पैदा हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो सोचिए कि वहाँ पे तो डेली हो रहा है, तो वहाँ पे कितने टाइप की विभिन्नता होगी। और वहीं उत्तरी ध्रुव देख लीजिए, दक्षिणी ध्रुव देख लीजिए, वहाँ पे ना सूरज की किरणें पड़ती है, ना वहाँ पे आपका वो पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, ना सूरज की किरणें पूरी तरह से पड़ पाती हैं, और ना ही वहाँ पे कुछ हीटिंग है, ना बारिश होती है। तो वहाँ का क्लाइमेट ही दूसरा है। ठीक। दिया है कि वन उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जो वन है, वन कैसे उगता है? उपयुक्त तापमान जहाँ का होगा, परिपूर्ण वर्षा जहाँ पे होगा, वैसे क्षेत्रों में वन उगते हैं। हमने कहा ना कि परिपूर्ण वर्षा, अभी अमेजन का जंगल वाल बताएं। ठीक। वहाँ का उपयुक्त मतलब उनके अकॉर्डिंग तापमान होना चाहिए। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। अगर मध्यम वर्षा वाले मतलब जहाँ पे बारिश तो होगी ना बहुत ज़्यादा अधिक और ना बहुत ज़्यादा कम, वैसे क्षेत्रों में क्या उगता है? घास स्थल उगता है। कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। मीन्स कि इसका ये हुआ, जैसे आप भारत का रेगिस्तान देख लो जो राजस्थान में पड़ता है, वो शुष्क एरिया है, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसे जगहों पे आपको जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि ऐसे जगहों पे क्या होता है कि जो वहाँ के पेड़ होंगे ना, देखिए हर जीव जो भी जीवित है अपने आप को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करता है। तो वहाँ पे क्या होते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपने आप को
कांटों के रूप में, झाड़ियों के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। पत्तियाँ सूल बन जाएंगी, कांटा बन जाएंगी। इससे ये होता है कि उनसे पानी का क्षरण कम होता है, जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं और पानी खींच के लाती हैं, और वो छोटे और झखड़ादार टाइप का, वो जैसे पत्तियाँ होंगी वैसे वहाँ कांटे निकल आते हैं। इससे क्या होता है कि पानी कम निकलेगा और वो उनका वैसे ही रूप बदलता चला जाता है। तब देखेंगे कि झाड़ झाड़ियाँ कटीले, जैसे कि जितने भी बबूल वगैरह, जितने भी आपके झाड़ियों टाइप के पेड़ दिखेंगे आपको रेगिस्तानी एरिया में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का शुष्क क्षेत्र होता है। आई थिंक आप समझे होगे। ठीक, चलिए। दिया है वन, वन के बारे में दिया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। मीन्स उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। हमने कहा ना कि जो वहाँ की हम बात कर रहे हैं, कहाँ की, ये भूमध्य रेखा, ठीक बता रहे थे ना, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा, हमने बताया ना, जो उसी की हम बात कर रहे हैं। अमेजन का वर्षा वन भूमध्य रेखा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंध हम लोग जगह को बोलते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग। जब आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। ठीक, उसको इसलिए उष्ण कहा जाता है क्योंकि गर्मी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। आप खुद सोचिए कि, एक मिनट आपको हम डायग्राम से समझाएं, मज़ा आता है आपको समझाने में डायग्राम से। ये रही आपकी पृथ्वी, ये रहा आपका भूमध्य रेखा। अब सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ेगी यहीं पे, सीधी पड़ेगी। अब सबसे ज़्यादा सूर्य की किरण यहीं पे पड़ेगी, यहीं पे पड़ेगी, इसी लाइन पे पड़ेगी। आप खुद बताइए कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ पे बादल और क्लाइमेट ज़्यादा बनेंगे और यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी। और जब यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे उगेंगे कि नहीं उगेंगे? तो उसी को, जहाँ गर्मी ज़्यादा है इसलिए इसको उष्ण बोला जाता है। ठीक, जहाँ पे ज़्यादा धूप होगा तो उष्ण ज़्यादा होगा, और यहाँ पे वर्षा भी बहुत होगी, वहाँ पे वन भी बहुत पाए जाते हैं। ठीक, ये क्षेत्र गर्म होते हैं। यह पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। हमने कहा कि पत्तियों के झड़ने का कई रीज़न है। पहला हमने वो बताया कि रेगिस्तान एरिया, सूखा क्षेत्र है तो पत्तियाँ क्या करती हैं, अपने आप को वो कांटे के रूप में बदल लेती है। फिर अब आप लोग आओगे हमारे यहाँ, जैसे कि उत्तर भारत में मध्यवर्ती मैदान की जब बात आएगी तो यहाँ पे क्या होते हैं कि पेड़ कैसे पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, पर्णपाती वन शायद नीचे आएगा। उसका मतलब ये होता है कि पर्ण को पाती मतलब पत्तियों को गिरा देते हैं, कि वो लोग खास सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, फिर नई पत्ती आती हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कभी मौसम शुष्क होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं। और जब ये पूरी तरह से नहीं झड़ेंगी तब बताओ कि इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपको? इसीलिए इसको सदाबहार कहते हैं। सदाबहार मतलब सदा हरा भरा, तो सदा भरा हरा भरा होने के कारण इसको हम लोग सदाबहार कहते हैं। ठीक, यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, मतलब कि कह रहा है कि यहाँ पे दृढ़ काष्ठ मतलब कठोर काठ के वृक्ष मिलेंगे। जैसे पूछता है, आपको क्वेश्चन बनता है कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, रोजवुड, आबनूस, महोगनी ये कहाँ पाए जाएंगे? फिर सुनिए, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, आबनूस, महोगनी भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ के वनों को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, आबनूस, महोगनी। याद रहेगा एकदम, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा ऑप्शन में कि भूमध्य रेखा पर, या कह देगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, या निम्न में से कौन से वृक्ष नहीं हैं। वहाँ पे ऑप्शन देगा, इसमें से दिखेगा। अगर नहीं है देगा तो इन तीनों को दे देगा, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, और कोई एक और दे देगा। तो याद रखिएगा, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ऐसे याद करेंगे। रोजवुड मतलब कि हमने कहा ना कि डेली बारिश होती है, समझ लीजिए कि रोज़, ऐसे कर लीजिएगा, डेली बारिश मतलब कि रोज़। ठीक, अब आबनूस, अब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आब बनेगा नहीं। आब का मतलब समझ लीजिएगा दलदल टाइप का नहीं होता है कि दोआब। पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? 5 नदियों का आब है। ठीक, उसी तरह से एक दोआब होता है। तो उसी को कि जहाँ रोज़ बारिश होगी वहाँ आब बनेगा। ठीक, और वहाँ पे बहुत तरह तरह के वृक्ष पैदा होंगे। जब तरह तरह के वृक्ष पैदा होंगे तो खूबसूरत लगेंगे देखने में, तो मन को मोहेगी महोगनी। तो क्या हो जाएगा? रोज़ बारिश होगी, आबनूस होगा, तरह तरह के वृक्ष होंगे तो मन को मोहेगी महोगनी। ऐसे करके याद देखिए, ये अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको इस तरह से याद कराऊँ। एक्चुअली मुझे बस ऐसे ही समझ में आया, अचानक आया। ठीक, एनाकोंडा। अब देखिए, आपने एनाकोंडा की मूवी देखी होगी। मूवी मतलब कि चलो नहीं देखो, मूवी बता दी कि बहुत बड़ा सांप होता है, एक सांप टाइप का बहुत बड़ा जीव होता है। ये आप लोग सुने होगे, देखे होगे। ठीक, तो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप, हमने बताया ना,
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, मतलब अमेजन के जंगल वन में एनाकोंडा पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। अब देखिए ना एनाकोंडा का वाले मूवी कैसे दिखाते हैं, कितने बड़े कैसे कैसे खप से आएगा और किसी को खा कर भाग खा लेता है, ठीक है ना। तो इस पर मूवियाँ भी बनी हुई हैं इनसे, मतलब हॉलीवुड टाइप की। तो इसमें कह रहे हैं ना कि मगर मगर सोचिए कि मगर बड़ा वाला मगर एक इंसान से भी बड़ा हो सकता है। तो जब वो मगर को खा सकता है तो फिर हम लोग किस खेत की मूली हैं भाई, तो उसको मार कर खा सकता है। तो चलिए यही बताना था कि तो एनाकोंडा कहाँ मिलेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब दे रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, हमने आपको बता ही दिया है इसके बारे में, फिर भी सुन लीजिए। उष्णकटिबंधीय वन मानसूनी वन कहे जाते हैं। मानसूनी वन की जहाँ मानसून होगा, जैसे हम लोग बताया ना कि मध्य भारत मानसूनी वन एरिया होता है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है, मतलब यहाँ पे ये वन मिलते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले ड्रिस्ट कास्ट वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। उसको तब याद कर लोगे कि रोजवुड, रोज बारिश होगी, ठीक। फिर अब क्या क्या होगा उससे, उसे आब बनेगा, आबनुश, और मन को महोगनी करेगा, ठीक। ये आप इसको आप कैसे याद करोगे, सिंपल, आप जानते हो कि आप जिधर रहते हो वहाँ शीशम का पेड़ है ही, ठीक। नीम का पेड़ देखते ही हो, सागवान का पेड़ देखते ही हो। एक साल का नहीं देखोगे तो एक साल का अलग से याद कर लो, सिंपल याद कर लो कि सागवान, नीम तथा शीशम तो आपको पता ही है आपके मानसूनी एरिया में। बचेगा एक साल, साल को जिस तरह से आपको मन कर याद कर लेना, ठीक। तो सागवान ऐसे याद करना, से सागवान, साग से साल ऐसे कर लेना कि हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है तो हम लोग साल को ओढ़ते हैं, ठीक। तो साल ऐसे करके याद कर लेना। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। जी हाँ, जहाँ पे मानसूनी वन है उसके बारे में बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। यहाँ पे बाघ पाया जाएगा, शेर मिलेगा, हाथी मिलेगी, गोल्डन लंगूर मिलेगा और बंदर मिलेगा। शीतोष्ण सदाबहार वन, ये वन महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। मतलब जितने भी महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं आप लोग बताओ, जितने भी महाद्वीप हैं उनके पूर्वी किनारों पर कौन पाया जाता है, सातों महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, पूर्वी किनारों पर, मतलब कि जो भी महाद्वीप होगा ना तो इसका पूर्व साइड कौन सा होगा। ये मान लीजिए किसी भी महाद्वीप को ले लीजिए ना, हम किसका बनाते हैं फिगर, किसी का भी ले लीजिए। अफ्रीका का ये देख लीजिए, नीचे से इंडिया से मिलता जुलता है, ऐसा आपका अफ्रीका पाया जाता है। तो कोई भी महाद्वीप हो उसका पूर्वी किनारे ये हो जाएगा। इस किनारे पे क्या पाया जाता है, शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण मतलब कि शीत वाले सदाबहार वन, कि वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, ऐसे जोड़ दीजिए ना। शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, शीत प्लस उष्ण हो जाएगा। और शीत उष्ण सदाबहार वन जो भी होते हैं ये कहाँ पाए जाएंगे, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, अब दक्षिण पूर्व अमेरिका आप जानते ही हो कि अगर दक्षिण पूर्व अमेरिका मतलब कि ये हट जाए भाई, देखो दक्षिण पूर्व अमेरिका, अमेरिका आप जानते हो कि ऐसे ऐसे कर भी जाएगा नहीं, ठीक चला गया। दक्षिण पूर्व आप जानते हो कि अमेरिका ऐसे ऐसे करके है और नीचे भी है, एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे, स्क्रीन छोटा है। मतलब कि दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण साइड कौन सा है, दक्षिण साइड नीचे का साइड, ठीक। और पूर्व साइड ये साइड, ठीक। ये नीचे और ये वाला साइड को हम दक्षिण पूर्व अमेरिका क्या कर रहा है कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, मतलब वही कि दक्षिण पूर्वी एरिया, ये क्या बोल रहा है कि किसी महाद्वीप के पूर्वी साइड में, तो दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ बाज, चीड़, यहाँ पे कौन कौन से चीड़ के पेड़ होते हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं एवं दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, चीड़ एंड यूकेलिप्टस। ये बाज तो पक्षी का नाम हो जाता है ना, ये कुछ करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर, उच्च अक्षांश मतलब मैंने बताया था ना कि आपका ग्लोब हो गया, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, ये आपका 0 डिग्री कहलाता है। अब इससे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, 23.5, 66, 90, तो मतलब नंबर में बड़े होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश कहते हैं। तो कह रहा है कि उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण, उच्च अक्षांश पर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। अधिक शीतोष्ण, जितने आप ऊपर उड़ेंगे तो अब देख लीजिए ना कि अधिक, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा पड़ेगा और वहाँ पत्तियाँ गिराने वाले पौधे मिलते हैं, ठीक, वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तर पूर्व ऊपर के साइड और पूर्व के साइड, उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन में, चीन भी ऊपर है 23.5 के, न्यूजीलैंड में वो नीचे है,
चिली एवं पश्चिमी यूरोप। यूरोप भी आपका किधर है, ऊपर साइड में है, उत्तर गोलार्ध में। ठीक, चिली है, तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, यानी कि गिरा देते हैं। पर्णपाती नामी है। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, एस, बीज आदि। यहाँ पे पाए जाने वाले कौन से पेड़ हैं, बाज, एस, बीज आदि। देखिए यहाँ पे हमको इसका बाज कुछ लग रहा है, कुछ गलत हुआ है, एस, बीज आदि। ठीक, हम देख लेंगे, एक बार आपको क्लियर कर दिया जाएगा। हिरण, लोमड़ी, भेड़ी यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। फिजेंट और मोनल जैसे पक्षी भी आपको यहाँ पे पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति, महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ अधिकतर यूरोप महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, भूमध्य सागर वाली। यहाँ पे जैसे महाद्वीप है ना, जैसे भारत का उपमहाद्वीप को ले लीजिए, भारत आपका उपमहाद्वीप ले लीजिए। सॉरी, भारत को, दुनिया का नक्शा गलत बन जाए, भारत का तो नहीं बनाएंगे भाई, थोड़ा बहुत तो करेक्शन रहना चाहिए। दे रहा है कि भारत महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे पर, अभी पूर्व हो गया तो पश्चिम किनारे, देखिए पश्चिम किनारे पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। अब देखो कि जिस तरह से जो मध्य रेखा था ना, तो जो वनस्पति वहाँ पाई जाती है उसी तरह से यहाँ पाई जाती है। इसका रीजन है, पाई जाती है यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इंडिया के जो इधर वाला क्षेत्र है ना, इधर पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। मतलब कि जो सूखा ग्रीष्म ऋतु होगा ना, उसमें खुद को ये ढाल लेंगे। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। हमने कहा ना कि जैसे क्लाइमेट होगा पत्तियां अपने आप को क्लाइमेट बदल लेंगी। दे रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। कि जो भूमध्य सागर का जो बीचों बीच का जो प्रदेश होगा, भूमध्य सागर, आप समझ रहे हैं, ये आपका इंडिया है। और एक यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ से जाओगे तो इधर से ये पाकिस्तान होते हुए इराक, ईरान, यहाँ पे आपका अफ्रीका हो जाता है। तो इधर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो इंग्लैंड के पास ना, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, और नीचे आपका देखेंगे अफ्रीका जो है, इनके बीच में कौन सा है, भूमध्य सागर पड़ता है। तो वही कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण फल ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसको फलोद्यान भी कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान अगर क्वेश्चन बने तो किसको कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को। ठीक, चलिए, ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। वही जो भूमध्य सागर के आसपास के एरिया होगा। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, फलों में संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। शंकुधारी वन, ठीक, दे रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों के मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों के मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध, हमने बताया था ना आपको उत्तरी गोलार्ध के बारे में। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर वाला, यहाँ से लेकर के ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। उच्च अक्षांशों में ऊपर में मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक, मध्य शंकुधारी मतलब शंकुधारी हम बता रहे थे, जैसे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ज़्यादा जितने ठंडे प्रदेश होंगे वहाँ पे उनके जो पेड़ों का आकार होगा ना, ऐसे होगा आपका, जैसे हम अम्ब्रेला और शंकु बनाते हो ना, तो ऐसे करके वहाँ का पेड़ होंगे, इसे शंकुधारी, इसलिए इसको शंकुधारी कहा जाता है। इन्हें टैगा भी कहते हैं। इधर के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक, ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, हमने बता दिया, जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ बनाने के काम आती है। ये जो सदाबहार वृक्ष है ना, ये लंबे नरम, इससे हम लोग क्या करते हैं, अखबारी कागज़ बनता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ का क्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन कौन से पेड़ हैं, चीड़, देवदार आदि। चीड़, देवदार याद रहना चाहिए। चीड़ और देवदार कहाँ के हैं, चीड़ और देवदार याद रखना चाहिए, शंकुधारी वन है। चीड़ देवदार याद है, वो वाला भूमध्य सागर वाला। रोजवुड, दूसरा क्या था, रोजवुड के बाद क्या था, आबनूस, और तीसरा क्या था, महोगनी। और इसमें आपका मानसूनी में क्या क्या था, शीतोष्ण वाले में इसमें था आपका आप नीम, शीशम तो सब जानते ही थे, आप सागवान जानते थे। आपको साल याद करना था, कौन सा, एक आपको साल याद करना था। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पे वनों का कौन कौन से मिलेंगे, चीड़ और देवदार। कौन मिलेंगे, चीड़ और देवदार मिलेंगे। ठीक,
रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ, मतलब कि शुद्ध या अनछुआ का मीन्स है कि यहाँ पे जब कोई जाता ही नहीं है बाबू, खुद सोच के बताइए कि जहाँ पे जो कोई जाएगा ही नहीं तो उसको शुद्ध ही न कहा जाएगा, जिसको कोई छुआगा ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग टैगा प्रदेश बोलते हैं। ठीक, चलिए अब बात आती है घास स्थल की। किसकी बात आती है? घास स्थल की। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन मध्य रेखा किसी भी तरफ उगाते हैं। ठीक, ये वन की नहीं, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगाते हैं। जो भी घास है भूमध्य रेखा के किसी भी साइड उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यह घास काफ़ी ऊँची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। शीतोष्ण घाटों से बात करें कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्य जंगली भैंस, बाइसन, एंटोलिप आदि पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि वही हम इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि शीतोष्ण घास में यही पूछेगा, ये सब चीज़ें थोड़े ना पूछेगा क्या आपसे। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अब कंटीली झाड़ियों के बारे में पूछेगा तो हमने बताया शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती है। तीव्र गर्मी बताइए, कम वर्षा के कारण वनस्पतियों की कमी रहती है। क्यों होती है कांटेदार, ये भी बताए हम आपको। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो जरूरी है वो पढ़ाएंगे ना आपको। देखिए ये आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, पूर्वी अफ्रीका में कौन सा घास स्थल पाया जाता है? सवाना पाया जाता है। ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, अर्जेंटीना में देखिए ये हम ऐसे पढ़ देंगे तो फ़ायदा क्या, आपको याद होना चाहिए। देखिए याद कराते हैं, कैसे करेंगे। देखिए कुछ चीज़ों को हम ट्रिक से याद करा देते हैं और कुछ चीज़ों को आप लोग डायरेक्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए हमने कहा कि टीना, यहाँ से कहाँ शुरू करें, यहीं से देख लीजिए। हमने कहा टीना ये शीतोष्ण वाला है, याद रखिए कैसे, अर्जेंटीना। अब शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय कैसे याद करेंगे, ये आपका रहेगा भूमध्य सागर ग्लोब, पृथ्वी, इसके बीचों बीच जो इस भूमध्य रेखा के आसपास जो देश का नाम आएगा ना, वो समझ लीजिएगा कि वो उष्ण वाला होगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। इसका ट्रिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए, ट्रिक से बढ़िया रहेगा। ये यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और अगर इसके ऊपर का इधर के क्षेत्र वाला जो भी मिलेगा ना, तो समझ लीजिएगा इधर या फिर इधर, तो समझ लीजिएगा कि ये शीतोष्ण वाला होगा। ठीक, अब आते हैं अब देश के नाम। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ग्लोब पढ़ा होगा, मानचित्र पढ़ा होगा कि कौन सा देश कहाँ पे है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए दे रहा है कि अर्जेंटीना, पहला हम क्या पढ़ेंगे, अर्जेंटीना। अब देखिए कैसे याद करेंगे अर्जेंटीना, आप देखोगे ना तो नीचे है, क्या है, नीचे है, इसीलिए ये क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में नीचे वाला देश है, इसीलिए शीतोष्ण हो जाएगा, क्योंकि ठंडी पड़ेगी, हमने बता दिया। अब देखिए दे रहा है कि अर्जेंटीना, यहाँ पे ग्लोब भी बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। अच्छा भाई, तो ये रहा आपका ग्लोब। ठीक, अब देखते जाइए बस। ठीक, एक बदमाश आ रहा है, इसको हटा दे, परेशान करेगा आप लोगों को। देखिए ये हम एक ग्लोब बनाते हैं। ठीक, और ये देखिए अब यहाँ पे अर्जेंटीना को अब देखोगे ना, तो अर्जेंटीना यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे अमेरिका है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं, मानचित्र नहीं पढ़ा पाएंगे अभी आपको। देखिए पैम्पास, एक टीना नाम की लड़की थी, टीना नाम की लड़की थी, वो कहीं जा रही थी, और हम देखिए कैसे ऐसे याद किए हैं कि उसको कहीं पे चोट लग गई, तो चोट लगी तो उसको क्या था कि उसको सांस नहीं आ रही थी, तो उसको पंप किया गया। क्या, उसको क्या किया गया, पंप किया गया। ठीक, क्या चीज़ की, पंप किया गया, उसके सीने को दबा करके पंप किया गया कि उसको सांस आए। हम ऐसे याद किए थे कि पंप किया गया, टीना को क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा, तो ऐसे करके टीना याद हो गई। उत्तरी अमेरिका मतलब अमेरिका से लोग क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। कोई चौधरी बना है पूरे विश्व का, तो उसके जैसा लोग ताकतवर बनना चाहते हैं, तो प्रेरणा पाते हैं, तो प्रेरी। वेल्ड से दक्षिण अफ्रीका से याद कर लेना। देखिए ये उत्तरी अमेरिका ऊपर हो जाएगा, इस वजह से ये भी ठंडा। दक्षिण अफ्रीका ये है पूरा, ये हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका, ये भी नीचे है। तो दक्षिण अफ्रीका में भी वेल्ड की आप देखोगे कि जब क्रिकेट होता है तो दक्षिण अफ्रीका में होता है, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे खिलाड़ी को क्या कर दिया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है, तो उससे आप वेल्ड याद कर लीजिएगा। फिर है कि मध्य एशिया का आप याद कर लीजिएगा, स्टेपी। और ऑस्ट्रेलिया को डॉन नहीं, इसको डाउन बोला जाता है,
डाउन्स, वो भी डाउन्स याद रखना रहना चाहिए आपको, डाउन्स बोला जाता है। ये पेन हम लाए हैं, किस काम का पेन, इससे अच्छा तो हम इंग्लिश से लिख देते थे आप लोगों को। डाउन्स, डाउन्स कहा जाता है। किसको डाउन्स कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के, ये नीचे वाले, ये ऑस्ट्रेलिया है नीचे। डाउन्स क्यों? क्योंकि ये सबसे नीचे, ऐसे याद कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया डाउन्स है तो सबसे नीचे, सबसे डाउन है, इसलिए डाउन्स। ठीक, अब ये याद होगी। अब देखिए, अब आ रहा है कि पूर्वी अफ्रीका की बात आ रही है। पूर्वी अफ्रीका, अब अफ्रीका यहाँ पे है, पूर्वी अफ्रीका नीचे होगा, इसलिए यहाँ पे गर्म होगा, तो इसको क्या कहेंगे? पूरब इधर होगा तो ये सवाना। सवाना कहाँ पे है? पूर्वी अफ्रीका। ब्राज़ील, ब्राज़ील को कंपोस्ट, ठीक, ब्राज़ील में कौन सा होता है? कंपोस्ट, वो भी गर्म वाला होगा कंपोस्ट। अब जो चीज़ गर्म घास होगा तो कांपेगा, गर्मी के मारे कांपेगा, तो ये कंपोस्ट। ठीक, वेनेजुएला लानोस, वेनेजुएला लानोस, वेने न बीच में आ रहा है, न बीच में आ रहा है, ला आ रहा है लास्ट में, यहाँ ला पहले आ रहा है, तो ला से ख़त्म होगा और ला से ही शुरू कर दीजिएगा। वेनेजुएला ख़त्म और ला से शुरू, लानोस, ऐसे करके याद कर लेना है। ध्रुवीय प्रदेश के बारे में बोला है, वही जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बोले थे ना, उसी के बारे में बोल रहा है कि ध्रुवीय प्रदेश अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ केवल काई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ, काई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक, ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, मतलब ठंडे यहाँ पे बहुत कम पड़ता है तो विकसित होती है। इनको टुंड्रा बने कारण टुंड्रा टैगा बोला जाता है उस जगह को, इसको टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। वे वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुव प्रदेशों में पाई जाती हैं। कई लाइकेन पाए जाते हैं, ये वो सारी चीज़ों में हम आपको बताए थे ना, देख लिए, सारी वही चीज़ें हैं। जैतून, नींबू के फल, ठीक, ये कहाँ, ये सारी चीज़ समझ लीजिएगा। देवदार का वृक्ष नरम होता है। वालरस, एक वालरस मतलब ये वो है जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बन सकते हैं। देखिए कैसे, डाउन्स क्या है, पूछे डाउन्स क्या है, डाउन लिखा था ना, गलत लिखा था। डाउन्स क्या है? डाउन है आपका अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल, हम बताए थे। अंटार्कटिका का शीतोष्ण मतलब कि नीचे का, जो डाउन्स मीन्स कि नीचे का, किधर का? नीचे का, ऑस्ट्रेलिया साइड का, तो अंटार्कटिका के आसपास पड़ता है। तो शीतोष्ण कंपोस्ट बताया ना कि ब्राज़ील में कंपोस्ट गर्म है, तो हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में का एक जानवर, जैतून का एक, नींबू वंश का फल जैतून हम बताए थे ना, कहाँ पाया जाता है? शुष्क क्षेत्रों में। अब देखो कि गोल्फ वोल्फ में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, देवदार का वृक्ष एक नरम काष्ठ का पेड़, इनसे क्या होता है बताए थे। स्टेपी घास स्थल, स्टेपी वाला मध्य एशिया बताए थे। शंकुधारी वन, चीड़ बताए थे ना। उष्णकटिबंधीय सामान्य सदाबहार वन का एक बंदर। ठीक, कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? तो गर्म शुष्क बता ही दिए हैं। काई लाइकेन मिलते हैं टुंड्रा वनस्पति में। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्लास नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 आपका खत्म हो गया। आगे बढ़िए। मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। बस्तियाँ आप जानती हो कि बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। ठीक, बसाव स्थान, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। बसाव मतलब जहाँ लोग बसते हैं, उस तरह समझ लीजिए। आदर्श बसाव स्थान, कि आदर्श उसका चयन प्राकृतिक दशा अनुकूल जल, मतलब एक होता है ना कि मजबूरी में लोग कहीं बसते जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? बसाव स्थान, मतलब हर तरह के स्थान को बसाओ। अब आइडियल सिचुएशन में कि आइडियल कहाँ का है, आदर्श कहाँ का है, तो जहाँ का प्राकृतिक दशाएं उसके अनुकूल होंगी, जलवायु होंगी, जल उपलब्धता होगी, उपजाऊ मिट्टी होंगी, वो आदर्श बसाव का स्थान होगा। अब ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास में होगा लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। लोग पशु पालते हैं, मौसमी आवागमन। ऋतु प्रवास कैसे होगा? मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु के अकॉर्डिंग लोग आते जाते रहते हैं। ठीक, ये लोग पशु पालते हैं, मौसम में परिवर्तन के साथ नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ग्रामीण बस्ती, गांव की बस्ती होती है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन। ठीक, वही है ना, ग्रामीण लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। घर तथा छतें, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाली छतें बनाई जाएंगी। अब देखिए कि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ढाल दिया जाता है ताकि बारिश का पानी गिरे और छतों से नीचे चला जाए। ठीक, और जहाँ पे वर्षा का जल, वो देखेंगे कि जहाँ पे पानी की कमी होती है, जैसे रेगिस्तान, राजस्थान वाली जगह पे, वहाँ की छतों को ऐसे बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्षा का जब जल गिरेगा तो उसको इकट्ठा करके, और उस वहाँ पे आंगन में क्या होगा कि एक गड्ढा बना दिया जाता है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक, और मिट्टी वाले जहाँ जलवायु जहाँ की गर्म होगी वहाँ पे क्या किया जाता है? मिट्टी का घर मोटी घर दीवार बना दिया जाता है। उनकी छतें फूस की बनी होती हैं ताकि उनको क्या हो, ठंडी मिले, आराम मिले। परिवहन का बता रहा है तो लोगों के सामान के आवागमन के साधन होते हैं, आप जानते ही हो। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह से होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। कहने का सीन है कि दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत, जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें एंडीज पर्वत में लामा का उपयोग, लामा एक जानवर का नाम है, लामा याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका में लामा मिलेगा,
जैसे तिब्बत में एक याक मिलेगा। इन जानवरों का क्या किया जाता है, परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता है। तब पूछा जाएगा कि लामा का उपयोग कहाँ होता है, तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत वाले इलाके में होता है। क्या लिए, परिवहन के लिए। जैसे ऊँट इंडिया में होता है ना, कि ऊँट को रेगिस्तान एरिया में या फिर ये गल्फ एरिया में उसको बनाया जाता है परिवहन का साधन, तो यहाँ पे लामा को बनाया जाता है। तिब्बत में याक को बनाया जाता है। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। आप भी जानते हो सड़क परिवहन कितने तरीके से परिवहन कर सकते हो, क्या चीज़ पढ़ाना पड़ेगा। सड़क से करते हो, रेल से करते हो, जल मार्ग से करते हो, वायु मार्ग से करते हो। स्वर्णिम चतुर्भुज का क्वेश्चन बन सकता है आपको, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है एक स्वर्ण चतुर्भुज ये महामार्ग बनाया गया है, जिसमें से चतुर्भुज टाइप के देश बनेंगे। क्या बनेंगे, चतुर्भुज, सॉरी क्या बनेंगे, स्टेट बनेंगे। एक आपका दिल्ली होगा। आप या इसे याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन कौन से प्रेसिडेंसी विकसित हुई थी। तो आपकी एक सबसे पहले कोलकाता हुआ था, ठीक। उसके बाद से चेन्नई हुई और मुंबई हुई। इन तीनों को, ये तीनों देखिए, ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता आपका, एक मिनट यहाँ से देखिएगा, कलकत्ता आपका इंडिया में इस साइड है, चेन्नई आपका इस साइड है, मुंबई आपका इस साइड है। और इन तीनों के पहले कलकत्ता, फिर चेन्नई, फिर ये मुंबई, और अब जाके भारत की राजधानी कौन सा है, दिल्ली है। इन चारों को जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोला गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। इन नाम आएगा, 3 में से कौन सा नहीं है, तो इन चारों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, ये चारों होंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा। सड़क मार्ग आप जानते ही हो कि कम दूरी यातायात के लिए सबसे उपयोग, कम दूरी के लिए सड़क मार्ग यूज किया जाता है। पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं सड़कें। हिमालय पर्वतों, मनाली लेह मार्ग विश्व का सबसे, क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक मार्ग दे देगा कि कौन सा है, तो हिमालय पर्वतों, मनाली और लेह मार्ग। मनाली कहाँ पे है आपका, आई थिंक HP मतलब हिमाचल प्रदेश में है। और उससे आपको लेह लद्दाख जाना है, तो ये मान लीजिए ऊंचाई पे है ही, तो इनको ऊंचा कहा नहीं कहा जाएगा, ऊंचा कहा ही जाएगा, ठीक। भूमिगत, और दे रहा है कि भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग, सबवे कहते हैं। अब पूछ देगा क्वेश्चन कि सबवे क्या होता है, तो जो भूमि की सड़कें होती हैं, जैसे नहीं होता है कि भूमि के अंदर करके वो उस टाइप को सुरंग टाइप का नहीं हो जाता है, तो भूमिगत जो सड़कें बनाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, सबवे कहा जाता है, ठीक। अब रेल मार्ग हो गया। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चों में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। रेल मार्ग से आप लोग जानते ही, वही पढ़ाना है, तीव्रता से, तेज़ी से, कम खर्च में, कम पैसा लगता है, आवागमन, भारी सामान को लेकर कहीं भी जा सकते हो। ज्वाइनिंग में लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी, एक लहासा है। लहासा कहाँ की राजधानी है, बता सकते हो आप लोग, ये तिब्बत की राजधानी है। लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी, ज्वाइनिंग एक ज्वाइनिंग जगह है, और ये लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। समुद्र नीचे है इधर कहीं, और उसके तल से देखा जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 4000 ऊंचाई पर चलती है, बीच जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है, ठीक। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये बार बार आता है कि ट्रांस साइबेरियन का जो रेल मार्ग है रसिया में पड़ता है। देखिए, पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है, और प्रशांत महासागर के तट तक स्थित व्लादिवोस्तोक नाम में कहाँ से कहाँ तक चलता है, याद रखिएगा। कहाँ से कि सेंट पीटर्सबर्ग से चले करके व्लादिवोस्तोक तक जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। उस रेल मार्ग का क्या नाम है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। अरे जब रूस सबसे बड़ा देश है, तो जब वहाँ का रेल लाइन एक लंबा कर दिए तो सबसे लंबा हो ही जाएगा। जलमार्ग, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार को ढोने वाले सबसे सस्ता साधन होता है जलमार्ग। अगर बहुत दूरी करना होता है, भारी एवं बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है, क्योंकि सड़कों की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे। जिधर पानी जिधर मन किया उधर से निकाल कर लेकर चले जाएंगे, ठीक। अंतर्देशीय जलमार्ग ये 2 प्रकार के होते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे आपका हल्दिया और इलाहाबाद को, प्रयागराज को जोड़ा गया है ना एक नेशनल वाटरवे से, फर्स्ट है जो वही है कि अंतर्देशीय हो सकता है, देशों के अंदर चलाइए। एक समुद्री मार्ग होता है जो बाहर चलाइए। नाव्य, नदियों में झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। हमने कहा ना कि नदियों में झीलों का उपयोग, नदी के द्वारा जा रहा है। इंडिया में जो, मान लीजिए इंडिया को ही लेते हैं एग्जाम्पल, तो इसमें जो नदियों के द्वारा अगर हम लोग नाव वगैरह चलाएंगे झील में, तो अंतर्देशीय कहलाएगा। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग, गंगा, देखो बता, वही बात चीज़ें आ गई यहाँ पे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बता ही दिए कि गंगा के द्वारा एक बनाया गया नेशनल वाटर वन, एक ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। 2 उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, वहाँ पे भी बनाया गया है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक बनाया गया है, और एक है ग्रेट लेक होगा, और एक अफ्रीका में नील नदी है, ठीक।
समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक मील एवं सामानों को एक दूसरे स्थान तक पहुँचाने में करता है। मैं समुद्री महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल, जो व्यापारिक माल होते हैं और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुँचाने के लिए किया जाता है। संचार की बात आ रही है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है, आप भी जानते हो। दूसरों तक संचार हम लोग करते हैं फ़ोन के, मोबाइल के माध्यम से, जो अभी इस समय भी संचार हो ही रहा है हम लोगों में। ठीक, समाचार पत्रों के द्वारा होता है, रेडियो के द्वारा होता है, टेलीविज़न के द्वारा होता है। हम बड़ी संख्या हम लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। अब आप भी देख लीजिए, हम लोग संचार ही नहीं कर रहे हैं, बड़ी संख्या अब आप ना बनाओगे। हमारा तो काम है कि हम अपना पढ़ा दे रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके बाद थोड़ा और मोटिवेट वो करिए, हम लोगों को आगे बढ़ाइए, हम लोग और बेहतर करेंगे। ठीक, जैसा प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसा सिचुएशन होता है ना बाबू, उस हिसाब से हम लोग एक आगे बढ़ते हैं। जिस सिचुएशन में भी उस तरह से हम आप लोगों को बस पढ़ाई आपकी पूरी मिल रही है। पहले तो ये भी सिचुएशन नहीं था, लेकिन अब हम लोग को इस तरह की आप लोगों को पढ़ाया जाए। सोशल मीडिया का ज़माना आया, डाटा वगैरह हुआ, ऑनलाइन चीज़ें हुई, तो अब तक ये चीज़ें पहुंच पा रही है। नहीं तो कोई भी चीज़ पूछने के लिए कई जगह पूछना पड़ता था, किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। अब हम कहीं और, आप लोग कहीं और, हम लोगों का आपस में क्या हो जा रहा है, पढ़ाई हो जा रहा है। तब आप लोगों का काम है कि इसको और भी अधिक लोगों से आप लोग जोड़ो। अब दे रहा है कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर रहा है, जो भी हमको बताएं कि मेज संचार का साधन नहीं। क्वेश्चन दे देगा, मेज संचार का साधन कौन सा है? जाहिर सी बात है कि मेज नहीं होगा। मेज अगर दिया तो मेज नहीं होगा। फ्लाईओवर एक्सप्रेस से सड़क का जन्म, फ्लाईओवर का आप नाम सुने हुए, क्या पढ़ाने वाली चीज़ें हैं। एक्सप्रेसवे हो गया, फ्लाईओवर हो गया, सड़क का भूमिगत निर्माण है। भूमिगत मार्ग लिखना चाहिए, भूमिगत मार्ग है। ठीक, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए, मतलब इसके द्वारा वो होता है फ्लाईओवर, और इसके द्वारा हम लोग सड़क वाला ही काम करते हैं ना। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए जहाज यातायात का साधन उपयुक्त है। मतलब कहीं द्वीप पे जाना है, सड़कें नहीं हैं, जल से अगर नहीं सुविधा हो पा रही हैं, तो हम लोग हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर वगैरह से जाते हैं। अब अमेरिका से जाना है, इंडिया आना है, तो उड़ करके ऐसे ही नहाएंगे, डायरेक्ट तो जा नहीं पाएंगे। जल के द्वारा तो जाते ही रह जाएंगे। सड़क मार्ग से कब तक चलेंगे? उधर बीच में समुद्र आ ही जाएगा, किसी भी तरह से आपको उड़ना पड़ेगा, नहीं तो जल का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे सुरक्षित साधन, मतलब सबसे जल्दी और सुरक्षित में होता है हवाई जहाज़। यातायात का साइकिल साधन पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। अब आप भी जानते हो कि साइकिल जो होता है ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। अब इंटरनेट संचार का एक साधन हो गया। नहर मार्ग अंतर्देशीय, हमने बताया ना कि नदी, झील, नहर, ये अंतर्देशीय जल मार्ग है। नगरीय क्षेत्र, क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा का कार्य करते हैं। खेती वेती वाला क्षेत्र होता है तो ग्रामीण हो जाता है। उद्योग, व्यापार, सेवा वाला काम होता है तो नगरीय क्षेत्र हो जाता है। सघन बस्ती, आसपास निर्मित क्षेत्र, घरों वाला क्षेत्र, बहुत ज़्यादा जो घर होंगे वहाँ पे वो उसको सघन बस्ती कहा जाता है। दूसरा भी खत्म। अब अध्याय 8 की बात आ रही है, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। मानव और पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया। उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश, ये बता रहा है कि अमेजन बेसिन में जो जीवन होता है उसके बारे में बता रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। कौन? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखा के 100, ये कुछ तो गड़बड़ है। भूमध्य रेखा के 100 उत्तर से 10 दक्षिण के मध्य, गलत है ये गलत है। 90 डिग्री से ऊपर होता ही नहीं है, गलत है। बस समझ लीजिए, ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। कौन? उष्णकटिबंधीय। उष्ण भी है, गर्मी भी और प्रदेश भी है कि कर्क रेखा और मकर रेखा। आप भी जानते हो कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पे है, जानते हो कि नहीं जानते हो? ये आपका ग्लोब हो गया, यहाँ पे एक आपका कर्क रेखा, ये आपका मकर रेखा, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, नदी का दे रहा है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश। अब पूछ रहा है इसमें कि भूमध्य रेखा वाला प्रदेश कहाँ पे? ये तो उष्णकटिबंधीय हो गया। अभी कह रहा है भूमध्य रेखा वाला, तो भूमध्य रेखा वाला देखिए ठीक बीच में है ना भूमध्य रेखा। इसके 10 होगा, 100 नहीं होगा, 10 इधर डिग्री और 10 इधर डिग्री, इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक, नदी का मुहाना, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नदी का मुहाना, किसी चीज़ का मुहाना किसको कहा जाता है? कि जहाँ पे कोई नदी कहाँ पे किससे मिले जा करके, किसी अन्य जल राशि से मिले। तो मतलब दो जल राशि, एक नदी हो गया, कोई समुद्र हो गया, या नदी हो गई दूसरी नदी हो गई, ये दोनों जहाँ एक दूसरे से मिलेंगे उसको नदी का मुहाना कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, अब सहायक नदियाँ, ये छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदियों में मिलती हैं। सहायक नदियों का मतलब हुआ कि आपका ये नदी ऐसे चल रही है। ठीक, ये नदी आपका चल रही है, अब सहायक नदी आकर के छोटी नदियाँ आके यहाँ से मिल गई, ऐसे मिल गई, ऐसे मिल गई, इनको क्या कहा जाता है? कि मुख्य नदियों में मिल जाती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जहाँ
जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाते हैं वहाँ उसका बेसिन अथवा जल संग्रह कहा जाता है। कह रहा है कि मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ, यही सहायक नदियों के साथ क्षेत्र, उस जिस क्षेत्र का पानी को बहा कर ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जहाँ का जैसे गंगा कहा जाता है ना, उत्तर का पर्वतीय भाग से पानी लेकर आती है और मैदानी भाग में लेकर जाते हुए समुद्र में गिरा देती है। ठीक। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन बेसिन जो है मतलब कि आपका ये समझिए कि आपका बीच से नदी बह रही है। ये आपको लगता है ना कि देखिए अमेजन नदी बहुत ही मतलब ज़बरदस्त, देखिए कैसे ये आपका हुआ ग्लोब, ये आपका हो गया भूमध्य रेखा। अब ये नहीं है कि कोई नदी ऐसे जा रही है, नहीं, इसमें छोटी छोटी पानी के स्रोत मिलते जाते हैं। एक ऐसे वही पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, यही पानी इधर उधर जाता है, ये बेसिन से मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। और यही मतलब ये नहीं कि एक नदी के रूप में नहीं, ये एक ऐसा चलता है ना कि चौड़ाई में बहुत ज़्यादा पानी एक साथ चल रहा है, कहीं से कोई कुछ मिल जा रहा है, कहीं से कोई कहीं मिल जा रहा है। यही कह रहा है कि इसी को बेसिन कहा जाता है कि इस क्षेत्र के पानी को ले जा रहा है ना, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा, इसको अमेजन जंगल का बेसिन कहा जाता है। ठीक। यही कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। जलवायु, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है, बता दिए। पूर्वी वर्ष यहाँ गर्म बता दिए हैं। यहाँ मौसम दिन और रात दोनों से लगभग समान रूप से गर्म और ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, क्यों? बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी होगी तो वहाँ पसीना होगा, जब पसीना होगा तो चिपचिपाहट महसूस होगी ही। प्रतिदिन वर्षा होती है, बताई दें, बिना किसी पूर्व चेतावनी के। चेतावनी होता नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट वर्षा होगी वहाँ पे। वर्षावन दे रहा है कि इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि सघन वन बताए थे, क्यों उगते हैं? ज़्यादा बारिश ज़्यादा, वहाँ पर वनस्पति जहाँ, यहाँ पे इतने सघन वन होते हैं कि पत्तियों शाखाओं तक छत से बन जाती हैं। मतलब कि इतने ज़्यादा बारिश होती है कि वन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इतनी ज़्यादा पत्तियाँ हो जाती हैं ऊपर ही ऊपर वनों के कि नीचे धूप ही नहीं पहुँच पाता है। यही दे रहा है, धरातल तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम रहित बनी रहती है। न प्रकाश पहुँचेगा न नम, प्रकाश पहुँचेगा नहीं तो नम बन जाएगी, नम हो जाएगी। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसकी छाया में बढ़ने की क्षमता हो। मतलब कि वही बात है ना कि आप लोग वही पेपर निकाल सकता है जिनको अपने से तेज़ जो लड़के हैं उनसे फाइट करने की क्षमता हो। ठीक। अब दे रहा है कि परजीवी पौधे के रूप में यहाँ पे आर्किड एंड ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। परजीवी आप सब समझिएगा, परजीवी मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर होकर के वो लोग जीवित रहते हैं। तो इसमें पेड़ पौधे भी होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? आर्किड है और ब्रोमीलाइड है। ठीक। उनका नाम है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। एक ब्रोमीलाइड करके जो पौधा है वो विशेष प्रकार का है, अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढ जैसे प्राणी इन जल के पैकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब जो मेढक है ना, ऐसे प्राणी इन जल के पैकेट में जाएंगे ब्रोमीलाइड के पास और क्या करेंगे, उन पे उन अंडों, उन पानियों में लोग क्या कर देते हैं? अंडा दे देते हैं। ठीक है ना। तो जब आपको पढ़ोगे ना कि मेढक कैसे जन्म लेते हैं तो वो लोग पानी में ही अंडे देते हैं, वहीं पे वो चीज़ें, उसकी प्रक्रिया कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। प्राणियों में बंदर, सलाथ एवं चींटी आप लोग पढ़े होगे ना, ईवीएस में पढ़े होगे सलाथ के बारे में। तो बंदर हो गया, सलाथ, चींटी खाने वाले टैपुर भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यहीं पे पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, आप लोग ना देखोगे मूवी, पिरान्हा नाम की मूवी ही है। इसमें क्या होती है कि ये मछलियाँ जो होती है ना मांस खाती हैं। विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इन प्रकार के जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध, हमने बताया ना, इतनी ज़्यादा वहाँ विविधता है, इतनी ज़्यादा विविधता है। कहीं पे पिरान्हा मछली है, ठीक, कहीं पे क्या है, एनाकोंडा है, कहीं पे बोआ है, कहीं मगर, सांप, अजगर है, बंदर है, सलाथ है, चींटी है, टैपोर है, सांप, मतलब बहुत सारे, ये तो बहुत कम लिखा है, बहुत सारे ज़्यादा जीव यहाँ पे हैं। ठीक। वर्षा वन के निवासी, यहाँ की कृषि के लिए कर्तन एवं दहन कृषि का, आप लोग जानते हो कर्तन एवं दहन, मालूम कि नहीं? आप लोग शिफ्टिंग वाला पता है कि नहीं आपको? कैसे वहाँ पे वहाँ वो किया जाता है, यहाँ पे खेती की जाती है। मीन्स कर्तन एवं दहन के मतलब पहले काट दी, कोई लैंड है जंगल का, जंगल है, ये आपका जंगल है, इसको क्या करते हैं आदिवासी लोग, इसको काटेंगे, जंगल को कर्तन कर देंगे, फिर इसको जला देंगे और फिर इस जब ये सूख हट जाएगा, सराख को हटा करके इसको भूमि के लिए उपजाऊ बनाते हैं। ठीक। और फिर कुछ दिनों के बाद अब यहाँ उगा लिए, अब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर ये जंगल है, यहाँ आएंगे, इसको काटेंगे, फिर जला देंगे, फिर यहाँ पे वो करेंगे। तो इसी को क्या कर रहे हैं, यहाँ की कृषि कैसे होती है? कर्तन एवं दहन की से ये क्या करते हैं, कृषि करते हैं।
इनका मुख्य आहार क्या होता है? तो इनका मुख्य आहार होता है मेनियोक। याद रखिए कि इनका मुख्य आहार होता है मेनियोक, जिसे कशावा भी कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय से जो अमेजन का बता रहा है कि अमेजन पे जो वर्षा वन होते हैं, यहाँ की मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कशावा भी कहते हैं, तथा यहाँ आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। तो मेनियोक या कशावा कैसे पैदा होता है? तो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होती है। चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोकी, आप लोग ध्यान पढ़ोगे ना तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा यहीं पे, कि कॉफ़ी हो गया, मक्का हो गया, कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। करते हैं पद्धति में किसान पहले कट को भूमि को साफ करते हैं, फिर बता दिए, सब चीज़ें बता दी हैं। ठीक, यहाँ के लोग मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। यहाँ के लोग कैसे किस घरों में रहते हैं? मधुमक्खी के छत्ता जैसे लगता है ना, ये पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ का डाल है, ये पेड़ है आपका, ये पेड़ का डाल है। ऐसे नहीं है, गलत है, कैसा पेड़ बन गया जी? ये आपके पेड़ हैं, टिक 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 टिक। यहाँ पे डाल होगी, तो इस डाल में क्या करेंगे? मधुमक्खी ऐसे छत्ते लगाती थी, करे ना, कि यहाँ के लोग मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्परों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। कुछ लोग तो एसी में रह लेंगे, कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट की जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। एक काम करते हैं ना कि जो इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ से वो चीज़ आपको हम बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पिरान्हा के बारे में पूछ सकता है, मेनियोक के बारे में पूछ सकता है कि मेनियोक क्या है, ये पूछ देगा। अब उन्हीं चीज़ों को हम छाँट छाँट के आपको बता रहे हैं। ठीक ठीक, अब यहाँ के जीवन हम एक पढ़ ले रहे हैं, फिर उस तरह से आपको हम बताते जा रहे हैं। ठीक है बाबू लोग, आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और काम की चीज़ें भी हो जाएं। ख़त्म कराना उद्देश्य नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ें उद्देश्य हैं। वही बेसिन की बात किए थे, पढ़ लीजिएगा आप लोग कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र सहायक नदियाँ मिलकर के बेसिन बनाएंगे। ठीक, सुंदरबन डेल्टा आप जानते हो कहाँ पे है? तो आपका गंगा जाती है पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है, बांग्लादेश से नीचे गिरती है, यहाँ से हुगली जाकर के गिरती है। दोनों मिलके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पूरा क्षेत्र क्या होता है? डेल्टा बनता है सुंदरबन का। मतलब कि गंगा इधर से गई, उधर से आपकी ब्रह्मपुत्र आई, दोनों मिली, तो इसका ये यहाँ पे जाती, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। देखिएगा आपको समझाई दे, भागना जरूरी थोड़े ना है। ये आपका, रुक जाओ बाबू, तुम रुक जाओ यार। ये आपका हो गया भारत, ये आपकी गंगा जा रही है, ये गई, ये आपका बांग्लादेश है, ये आकर के यहाँ गिरी। फिर इधर से इसको यहाँ पे पद्मा कहते हैं, कहाँ पे? बांग्लादेश में घुसेगी तो पद्मा कहते हैं। फिर आपका यहाँ पे आ रहा है ब्रह्मपुत्र, यहाँ घूमेगा तो इसको जमुना कहते हैं। मिल गई एक मेघना नदी में, तो मेघना हो जाती है। और ये वितरिका के रूप में कल पढ़ाए थे कि वितरिका के रूप में आप में क्या हो जाती है? बट जाती है। और बट जाती है तो यहाँ पे क्या होता है? सुंदरबन डेल्टा बनता है, उसी के बारे में कह रहा है। ठीक, चलिए, धान यहाँ की मुख्य फसल है। ठीक, यहाँ पे धान बहुत, जहाँ पानी ज़्यादा हो गया धान ज़्यादा होगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। यहाँ पे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू, पीपल, यहाँ के क्षेत्रों में सागवन, साखू, पीपल, उष्णकटिबंधीय पेड़ पत्ते पाए जाते हैं। और क्या इम्पोर्टेंट है आपको? बंगाल टाइगर, हाँ, यहाँ के इम्पोर्टेंट में यह आ जाएगा कि एक सिंग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, जो असम में आप जानते हो, असम में। और डेल्टा क्षेत्रों में बंगाल टाइगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? अब जाके सीधे समझ लीजिए ना कि बंगाल टाइगर नाम ही में बंगाल है। कुछ मछलियों की प्रजाति है कि रोहू मिलती है, कतला मिलता है, हिल्सा सबसे लोकप्रिय प्रजाति है यहाँ पे। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। आप देखोगे ना कि बंगाली लोग ज़्यादा से ज़्यादा मछली और चावल खाते हैं। वेदिकाओं का निर्माण, वेदिकाओं के बारे में कह रहा है कि खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। एक वेदिकाएँ बना जाती हैं किस, कहाँ पे? खड़ी ढलान है आपका, ये ढलान है। ठीक, ढलान पे क्या करते हैं यहाँ पे लोग? समतल सतह बना देंगे, इसको थोड़ा सा काटेंगे हल्का सा, और ये इसको समतल करा लेंगे, इस तरह से करके कृषि करेंगे। अब देखोगे ना कि पर्वतीय जो क्षेत्र होता है ना, उसको यहाँ पे काट के सीढ़ीनुमा बना दिया जाता है, और इस समतल वाली जगह पे क्या किया जाता है? खेती किया जाता है, वही कह रहा है। ठीक, ढलान को इसीलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। और ये डायरेक्ट आपका ढलान है ना, इसको इसलिए ऐसे कर दिया जाता है कि जल आएगी तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन इस तरह से होगा तो जल ऐसे गिरेगा, ऐसा मतलब धीरे धीमा हो जाएगा जल की गति, और आसानी से वहाँ पे खेती हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। ये कह रहा है ना कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं, यहाँ पे एक डॉल्फिन पाई जाती है, उसको सूसू कहा जाता है, सूस या सूसू।
ठीक, ये अंधी डॉल्फिन भी इसको कहते हैं। ये भारत की वो राष्ट्रीय मछली है, राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है इसको, ठीक है ना। जल की शुद्धता का मतलब ये यहाँ पे मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सूसू मछली मिल गई, अंधी डॉल्फिन मिल गई, मीन्स कि वहाँ का जल साफ़ है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ का जल कितना साफ़ है, ये इसकी उपस्थिति से पता चलता है। ठीक, आगे वही कह रहा है, सीधी सी बात है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। जाहिर सी बात है, गंगा ब्रह्मपुत्र में कई शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद हो गया, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, ये सब इसी के किनारे स्थित हैं। आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, ये सब क्या वही बता रहे हैं ना कि काजीरंगा, मानस, ये सब क्या हैं, संस्कृति के दर्शनीय स्थल होते हैं। ये इम्पोर्टेंट, ये नहीं आएगा पूछकर, ये सब चीज़ सिंपल क्वेश्चन थोड़े ना पूछेगा आपसे। आप खुद पेपर दे रहे हो सोशल जियोग्राफी का। टुकन पक्षी के बारे में बोला कि टुकन पक्षी है, टुकन दे देगा ना, पूछेगा इनमें पक्षी कौन है, तो टुकन पक्षी है। ठीक, टुकन पक्षी है। मैनियाक अमेजन का प्रमुख भोजन है। बताए थे ना कि मैनियाक या कसावा करके था, ये कहाँ का प्रमुख भोजन है, अमेजन का। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए था। देवदार एवं फर शंकुधारी वृक्ष है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देवदार एवं फर शंकुधारी, हमने बताया था ना देवदार के बारे में, देवदार, चीड़, फर, ये क्या है, शंकुधारी वृक्ष है। बंगाल टाइगर डेल्टा क्षेत्र में मिलते हैं। सूती कपड़े गंगा के मैदान में। मलोका हम बताए थे ना, मलोका, ढालू छत, पिरान्या, मत्स्य और रेशम कीट, रेशम पालन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, असम में, जहाँ पे एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। चलिए अब आ गया शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। शीतोष्ण घास स्थल में जीवन कैसा है, वन जिन, ये भी बताते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट दे रहा है कि शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन होगा तो कैसा होगा। ठीक, वन, जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होती है उन्हें हम वन कहते हैं। जहाँ पर पेड़ ही होंगे मुख्य वनस्पति के रूप में, उनको क्या कहेंगे, पेड़ कहेंगे। घास स्थल, जिन प्रदेशों के पादप जीवों में प्रमुख घास की अधिकता होती है, मतलब कि जिन प्रदेशों के पादप जीवों में प्रमुखतः घास की, मतलब जहाँ पे पेड़ ज़्यादा हैं वो वन कहलाएंगे। जहाँ पे घास अधिक है उसको घास स्थल कहेंगे। 1/4 हिस्सा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी अगर पूरी है तो इसका 1/4, ये 4 भागों में बांटेंगे तो इसका 1, ठीक, ये 4 भागों का 1 भाग, इतने भाग लगभग चारों मिला लिया जाएगा तो घास स्थल है। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, जलवायु जैसा होगा घास स्थल या वन, किसी भी चीज़ के निर्माण में जलवायु की मुख्य भूमिका होगी। ठीक, जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। और जलवायु के आधार पे घास स्थलों को भी अपने ऊपर पढ़ा ना, घास स्थल ठंडा और ऊंचड़ वाला। चलिए, प्रेरी बता दिए हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं। ठीक, हमने कहा ना कि प्रेरणा लेंगे आप जिससे तो प्रेरी हो जाएगा। ये समतल मंद, इसकी विशेषता आप समझिए कि समतल मंद ढलान या पहाड़ी वाला प्रदेश है प्रेरी। समतल मंद ढलान या पहाड़ी वाला, पेड़ कम है तथा घास अधिक होती है। घास स्थल है तो घास ज़्यादा होगी। इसके बारे में बता रहा है कि इसकी उत्पत्ति प्रिएटा से हुई है। ठीक, जिसका अर्थ होता है स्वादल। ये नहीं पूछेगा, हटाइए। 2 मीटर तक ऊँचे होते हैं। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी जो पूछ देगा कि 4 थे कथन दे देगा, 4 थे स्टेटमेंट दे देगा, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछेगा कि ये 2 मीटर तक ऊँचे होते हैं। वास्तव में यह घास का सागर है, मतलब देख के लगेगा ना कि पूरा घास का एक समुद्र इतना बड़ा है। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट हिमालय से घिरे हुए हैं, मतलब इतने बड़ा हैं ना। देखोगे ना कि अमेरिका में रॉकी पर्वत है और ग्रेट लेक है। ग्रेट लेक क्या है, एक झील है, और रॉकी पर्वत है, इनके बीच ये पूरी तरह से किससे घिरे हुए हैं, पश्चिम में रॉकी पर्वत लेक से घिरे हुए हैं। एक साइड हो और एक साइड ये। ठीक, प्रेरी के घास के मैदान अमेरिकन इंडियन लोगों आमतौर पर ब्लैक फुट इंडियन कहते थे, अमेरिकी इंडियन लोगों ब्लैक फुट इंडियन कहते थे, का निवास स्थान रहे हैं। प्रेरी किसका स्थान रहा है, अमेरिकी इंडियन लोगों का निवास स्थान रहा है। अन्य आदिवासी जैसे अपाची जो आप गाड़ी चलाते हो ना, ये वहाँ का जनजातियों का नाम है। ठीक, अपाची, क्रो, क्री तथा पानी को भी निवास स्थल रहे हैं। कुछ मिस्टेक हुआ है ये, चलिए।
ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 200 सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा में विनिपेग में तापमान हिमांक से 200 मीटर सेल्सियस। कहने का मतलब ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान लगभग कितना हो जाता है, 200 सेल्सियस होता है। ठीक। शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से 200 सेल्सियस भी दर्ज किया गया। वार्षिक वर्षा सामान्यतः होती है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। वर्षा उतनी होती है जिससे यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन चिनूक से बनेगा। चिनूक एक गर्म पवन हवा है जो शीत ऋतु में बहती है। ठीक। तथा ताकि कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। ये चिनूक एक गर्म पवन है, मतलब गर्म हवा का झोंका आता है जो ठंडे के मौसम में बहता है और ये कम समय में तापमान बढ़ा देगा। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ़ यहाँ का पिघलने लगेगी और इसके जो घास में बर्फ़ ही बर्फ़ है। गर्म हवा आई उसको पिघला दी और यहाँ पे क्या होते हैं, जो पशु के चरने के लिए चारागाह हो जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलों में आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फाल्फा है। ठीक है ना, मतलब दूसरी फसल में आलू बो दीजिए, सोयाबीन बो दीजिए, कपास बो दीजिए, लेकिन मुख्य फसल मक्का है। विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को कायोबाय कहते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि मवेशी फार्म को यहाँ पे रेंच कहा जाता है और उसका जो देखभाल करेंगे मवेशियों को उनको काऊ बॉय का आप सुने हो ना, कि काऊ बॉय मतलब कैसे काऊ बॉय, जो यहाँ के जानवरों का ख्याल रखेंगे उनको काऊ बॉय बोला जाता है। बाइसन का नाम सुने हो, अमेरिकी भैंस को बाइसन कहा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, काईगोट, ग्रोफर एवं प्रेरी कुत्ता है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यगार कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि विश्व में गेहूं का धान्यगार किसे कहते हैं, तो प्रेरी को विश्व का धान्यगार कहते हैं। अत्यधिक उत्पादन होता है यहाँ पे गेहूं का। कोयला, खनिजों का विशाल भंडार पाया जाता है। ठीक। सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था, ये नहीं पूछेगा कि वेल्ड, ये हम आपको बता दिए हैं। कहाँ मिलता है, दक्षिण घास स्थल है दक्षिण अफ्रीका का। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, ये ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी जो है कहाँ की, अफ्रीका की, इसको ये पानी देती है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल की जलवायु नम हो जाती है। क्वेश्चन क्या बनेगा, आप देखते हैं, बताते हैं आपको। लास्ट टाइम में रिवीजन वो करिए जो एग्ज़ाम में है। वेल्ड आप देखोगे ना कि दक्षिण अफ्रीका में खनन होता है, तो वही है कि खनन के लिए प्रसिद्ध है ये। खनन मतलब खान होने यहाँ पे मिलता है। मिट्टी अधिक उपजाऊ पूछ देगा। यहाँ की फसल मुख्यतः थी, इसके पहले वहाँ पे कहाँ थी, क्या थे, मक्का था, मुख्य था। और वहाँ पे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता था। कहाँ पे, प्रेरी में। यहाँ पे किसका उत्पादन ज़्यादा होगा, यहाँ पे अखरोट, आलू की मुख्य फसल होगी। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें होंगी। भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है। मेरिनो, देखिए पूछ देगा कि मेरिनो क्या है, कि यहाँ मेरिनो एक भेड़ होती है। मेरिनो एक भेड़ होती है जो यहाँ की लोकप्रिय प्रजाति है। यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है, दूध का उत्पादन है। वेल्ड में खनिजों के प्रचुर भंडार है। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। सोना एवं हीरे की खनन इस प्रदेश के लोगों के मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। अब देखिए, वही हम बता रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खनन होता है। तो यहाँ पे जो जोहान्सबर्ग है ना दक्षिण अफ्रीका में, इसको विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा विश्व की स्वर्ण राजधानी, तो जोहान्सबर्ग को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खनन होता है। किम्बरले हीरे की खान यहाँ प्रसिद्ध है। कहाँ पे, ये क्वेश्चन बनेगा, वो सब थोड़े ना बनते, ये बनेगा। किम्बरले पूछ दे, किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले कहाँ, दक्षिण अफ्रीका है, डान घास के मैदान में। ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। खनिजों का प्रचुर भंडार है वेल्ड में। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रकार प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। देख रहे हो ना, इनका व्यवसाय कितना क्या है, सोना एवं हीरे का खनन यहाँ की प्रमुख व्यवसाय है। चलिए, इसी के साथ ये नवा लेसन भी कंप्लीट हुआ। अब आपके 10वें की बारी। अब ये 10वां है, रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है, उसके ऊपर है। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश हम बता चुके हैं। ठीक। जहाँ शुष्क प्रदेश होता है वहाँ पे बालू ज़्यादा, रेत ज़्यादा हो जाते, मिट्टी वहाँ की सूख करके टूट करके बालू बन जाती है। यहाँ पर उच्च अथवा निम्न तापमान में बहुत ज़्यादा। अब आप ही बताओ कि कोई भी जगह है, दिन में बहुत गर्म हो गई, रात में बहुत ठंडी हो गई, बार बार गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, तो क्या होंगे वो दोनों, वो टूटने लगेंगे, सूखने लगेंगे, तो वो क्या होते हैं, रेगिस्तान बन जाते हैं।
रेगिस्तान सहारा की बात है जो दक्षिण अफ्रीका में है, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंटल महाद्वीप में है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये, ठीक। पहले पूछता था, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यह। इसकी क्षेत्रफल बता रहा है कि 8.54 लाख, सोचिए कितना इसका चौड़ा क्षेत्रफल है। 8.54 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 8.4 समझ रहे हैं ना, इतना वर्ग किलोमीटर। अगर हम एक वर्ग बनाएं, कितना इसका क्षेत्रफल रखेंगे, 8.54 लाख, मतलब 8 लाख किलोमीटर वर्ग, 8 लाख वर्ग किलोमीटर, उससे ज़्यादा ये फैला हुआ है। सोचिए कितना बड़ा है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कितने देशों से बना हुआ है, तो 11 देशों से। अल्जीरिया, ये क्या चीज़, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया। कौन कौन से देश हैं, अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मेरिटेनिया है, मोरक्को है, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बत्तख की प्रक्रिया सामान्य है, परंतु यहाँ की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क जलवायु में बदल गई। हमने कहा ना कि समय समय कर चेंजिंग होती रहती है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। आप खुद सोचिए कि उतना बड़ा 82 लाख, कितना है, सॉरी 82 लाख करेंगे, 8,54,000 जो वर्ग किलोमीटर है, वो पहले हरा भरा मैदान था। यहाँ पे नदियाँ थीं और हाथी, शेर, जिराफ, मतलब सारे तरह के यहाँ पे जानवर थे। ये यहाँ की जलवायु क्या हो गई, धीरे धीरे बदल गई और ये शुष्क जलवायु हो गई, ठीक है। सहारा रेगिस्तान जो अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, अत्यधिक गर्म है, गर्म ज़्यादा रहेगा तो सूखा ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए अत्यधिक गर्म और शुष्क है। दिन के समय का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है। सोचिए 50 डिग्री सेल्सियस, हालत ख़राब हो जाती है, जिसमें रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, बताए हैं। रातों में अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं, दिन में खूब गर्म हो जाएंगी और रात में खूब ठंडी हो जाएगी। और इसका जो ठंडा का जो हिमांक का बिंदु है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यही कहने का सीन है कि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब होती है, यहाँ पे जीवन हो ही नहीं पाएगा। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली, लीबिया भाग में यहाँ का सबसे अधिक तापमान बताइए। यहाँ पे एक अलीजिया क्षेत्र है, वहाँ पे 57 डिग्री सेल्सियस का दर्ज किया गया, इतना ज़्यादा तापमान। अब यही हम बताया ना कि जहाँ पे रेगिस्तान होगा वहाँ पे वो वाले पेड़ पाए जाएंगे, कंटीले वाले। तो यहाँ पे कैक्टस, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, कैक्टस के वृक्ष, खजूर के वृक्ष और एकेसिया के वृक्ष पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों के बीच छिपकली यहाँ पे प्रमुख जीव जंतु हैं। यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु हैं, ऊँट मिलेगा, लकड़बग्गा मिलेगा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, ठीक। सहारा रेगिस्तान में बेदुइन एवं तुआरेग जनजाति के लोग पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में कैसे लोग पाए जाते हैं, जनजाति कैसी पाई जाती है, बेदुइन और तुआरेग, याद रखिएगा, बेदुइन और तुआरेग। ये फैक्चुअल चीज़ें यहीं से उठा कर पूछी जाएंगी, दूसरा क्या पूछा जाएगा। बेदुइन और तुआरेग, बेदुइन और तुआरेग यहाँ पे पाई जाती हैं। चलवासी जनजाति वाले लोग यहाँ बकरी, चलवासी मतलब चलवासी, चल कहीं वास करते हैं, उस तरह से चलवासी जनजाति के लोग क्या करते हैं, बकरी को पालेंगे तो चलेंगे ही, भेड़, ऊँट एवं घोष पशु को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। धूल भरी आंधियों और गर्म से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ये लोग बहुत भारी भारी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि धूल भरी आंधी होती है। अरे क्या कैसे जीते होंगे जी, वही कहा जाता है इनका अनुकूलन कर लिए हैं तो जी लेते हैं, बाकी हम लोगों के बस का है, अनुकूलन नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। चलिए, यहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। यहाँ गर्त में, जब यहाँ गर्त होगी, खाई होगी, वहाँ पे भूमि के नीचे का जो जल है ना वो सतह पर आ जाता है। वहाँ पे मरुद्यान बना दिया जाता है। ये क्षेत्र उपजाऊ हो जाते हैं, इनके आसपास लोग निवास करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पानी निकलेगा वहाँ पे उपजाऊ होगी और वहाँ पे लोग रहने लगेंगे। खजूर के पेड़ तथा अन्य फसल यहाँ पे होते हैं। आप भी जानते हो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में खजूर के पेड़ होते हैं। मोरक्को एवं टैफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले एक ऐसा मरुद्यान है मोरक्को में टैफिलालेट, याद रखिएगा, टैफिलालेट मरुद्यान यहाँ पे एक विश्व का प्रसिद्ध मरुद्यान है। विश्व में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध। मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, यहाँ पे जो कपास उगाई जाती है वो पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ के क्षेत्रों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम सम्मिलित है। अब ठंडा, आपने गर्म रेगिस्तान देख लिया ना, रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख वाला, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एवं ठंडा रेगिस्तान है। जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ना वो बृहत हिमालय में स्थित रेगिस्तान, एक लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना, एक ला जिसका अर्थ है पर्वतीय दर्रों, हम आप पढ़ोगे ना कि नाथुला, जेलेपला, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे ना तो नाथुला मीन्स कि ला जिसके लगा अंदर लवाद में लगा वो क्या होता है कि दर्रा,
तो ला का मतलब है दर्रा, इसलिए लद्दाख में ला से बना है, तो ला। ठीक। पर्वतीय दर्रों तथा लद्दाख का अर्थ है देश। दाख का अर्थ होता है देश, ला का होता है दर्रा। ला का अर्थ है दर्रा और दाख का अर्थ है देश, तो लद्दाख मतलब दर्रों का देश। समझ रहे हो ना। पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक स्थान है कौन सा? द्रास। द्रास कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में इसकी ऊंचाई बता रहा है कि इसकी 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। बोल रहा है ग्रीष्म ऋतु में जो दिन का तापमान है ना, इतना मतलब ये ठंडा, इतना ठंडा है कि यहाँ पे गर्मी के दिनों में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है, और रात में यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। सोचिए, बाप रे बाप। शीत ऋतु में बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। अब तो बताइए ठंडी के मौसम में क्या हाल होगा? तापमान हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख को क्या कहते हैं? खापाचान भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है हिम भूमि, मतलब बर्फ़ की भूमि। घाटी में सरपत एक पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। घाटी में बीलो एक पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। यहाँ पे ग्रीष्म की ऋतु में सेब, ठीक, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे उगते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नज़र आती हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं। इनमें से राबिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बती है, स्नोकॉक है, रेवेन। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी एवं जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। चीरू या तिब्बती एक विलुप्त प्रजाति है। इसका चीरू या तिब्बती यहाँ पे दे रहा है कि चीरू या तिब्बती एक एंटीलोप, एक विलुप्त प्राय जीव है। क्वेश्चन बने हैं कि एक विलुप्त प्राय जीव कौन से हैं? तो चीरू या तिब्बती एंटीलोप। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त मतलब कि जो ऐसी प्रजाति जो विलुप्त के कगार पे, मतलब ख़त्म होने के प्रभाव पे है। इनका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। मतलब इनको लोग शिकार करते हैं, किसको? चीरू या तिब्बती एंटीलोप को, क्योंकि उनसे एक शाहतूश नाम का एक इससे रेशे मिलते हैं। ये बालों से ये लोग क्या करते हैं? ऊन बनाते हैं, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। इनके जो बाल होते हैं ना, कि वजन में हल्के होते हैं और अत्यधिक गर्म होते हैं। इनसे जो शाल या स्वेटर या जो कुछ बनेंगे, इसलिए इनका शिकार होता है। इतना ज़्यादा शिकार हो गया कि लोग विलुप्ति के कगार पे हैं। या कि अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। कहाँ के? लद्दाख में देखोगे तो मुस्लिम लोग ज़्यादा है या फिर बौद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गुफा के साथ स्थित हैं, आप भी जानते हो। ठीक, कुछ प्रसिद्ध मठ हैं। हेमिश राष्ट्रीय उद्यान भी पड़े होगे, कहाँ पे? लद्दाख में है। लामा यूरू करके एक है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो एक पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्रिकेट आप लोग देखे होगे ना, आप लोग बचपन में सोचते होगे कि मेरा बल्ला ये मिले, वो मिले, मेरा बहुत बढ़िया बल्ला ये वो। तो सबसे अच्छा बल्ला के लिए जो लकड़ी मिलती है ना, सबसे अच्छे बल्ले के लिए जो लकड़ी मिलती है यहाँ पे, वो सरपत बिलोई दे रहा है कि सरपत का जो पेड़ होता है ना, सरपत, याद रखिएगा आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो अब मंगाइएगा ना, तो दुकानदार से बोलेगा सरपत का लकड़ी का बनवा के लाओ। तो सरपत मतलब पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ बो देंगे, आलू बो देंगे। आप जानते हो ये सब ठंडी के मौसम में बोया जाता है। अभी देख लीजिएगा जाकर किस समय बोया गया है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह सड़क वायु मार्ग द्वारा भली भांति राष्ट्रीय जलमार्ग एवं लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ते हैं हम लोग कि A1 राष्ट्रीय राजमार्ग जो फर्स्ट है, लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो कश्मीर से लेह को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। ठीक, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर पड़ता है। ठीक, जोजिला कैसे याद रखिएगा? जो जिला मतलब दो जिला कौन सा है? कश्मीर को और एक लेह को जोड़ता है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। वैसे यूटी हो गए हैं, हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं। अब देख लीजिए, चलिए हम लोग समाप्ति के कगार पे हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, सही बात है, वो अफ्रीका हो गया। हाँ, इसका उत्तर कौन सा एरिया? ये वाला उत्तर एरिया। इधर 1 मिनट, हाँ, उत्तर ऊपर होता है ना, ये तो पूर्व एरिया। उत्तरी भाग में ये सहारा है। तो उत्तर के भाग में कौन है? सहारा स्थित है।
सहारा गर्म रेगिस्तान है, पता ही है आपको। लद्दाख रेगिस्तान अधिकांश निवासी बौद्ध एवं मुसलमान ने बताए ही हैं। विरल वनस्पति रेगिस्तान की विशेषता है। विरल विरल मतलब कि वनस्पति है ही नहीं। लद्दाख में हेमिस बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, आप भी जानते हो। मिस्र गेहूँ फसल के प्रसिद्ध है। मिस्र कपास था ना बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कपास था, गलत सही कर लीजिएगा, कपास के लिए प्रसिद्ध है। मरुद्यान जल के साथ गर्त में वहाँ पे जल आ जाएगा तो मरुद्यान बनेगा। बेदुइन जनजाति है, बेदुइन याद रखिएगा, कहाँ मिलती है? सहारा में, ठीक। और लीबिया में तेल के लिए, और हिमनद ग्रैंगी के लिए, और बौद्ध मठ लामा यूरू। तो चलिए इसी के साथ आपका ये पार्ट भी ख़त्म हुआ, और इसी के साथ चलो साथियों आपका ये पार्ट भी ख़त्म हो गया, और हम लोगों ने पूरा का पूरा हमने जियोग्राफी क्लास 7th का NCERT समरी कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा मेहनत लगा, चीज़ें जो ज़रूरी थी, आप भी कहोगे कि थोड़ा सा स्पीड में ले गए हैं, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें थी फर्स्ट पार्ट था वो आप लोगों को अपलोड कर दिया था। उसमें जो इम्पोर्टेंट थे हमने इसलिए डिस्कस करके काफ़ी टाइम लेकर उसको बताया, लेकिन इसमें जो ज़रूरी था वही हम आपको बताएं। मान लीजिए कुछ चीज़ें को बता करके क्या फ़ायदा जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आनी है। जब बैच पूरा होगा बाकायदे स्क्रीन के साथ आप लोगों को एक एक चीज़ डायग्राम बना के बताया जाएगा। अभी एग्ज़ाम सामने है, एक दिन में एक क्लास हो पाती, इस तरह से आपका 2 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब थोड़ा बुक कंप्लीट हो गई। तो तेज़ी से पढ़ना है तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने से मत भागिएगा। और इसी के साथ फिर हम सेशन की अंत करते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों बाकी फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, समर्पित रहें और शिक्षा क्षेत्र में मेहनत करते रहें। हम और हमारी टीम हमेशा आपके साथ हैं, और आगे बढ़ा जाएगा। जितना पॉसिबल होगा आप लोगों का हेल्प किया जाएगा, जिस तरह से संभव होगा आप लोगों के लिए हम लोग हैं। आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट, कभी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, कभी ख़राब मिलेगी, बस कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। अब हर समय अच्छा चीज़ के चक्कर में पड़ोगे तो नहीं हो पाएगा। सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह से कभी जैसे भी पॉसिबल हो आपको क्लासेज मिलती रहेंगी, स्टेबल बढ़िया से हो जाएंगे तो हम लोग भी आपको करते रहेंगे, सारी चीज़ें पूरी करते रहेंगे। मेहनत करिए तो सिलेक्शन मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर कूदते फांदने से कुछ नहीं होगा। एक जगह कंटिन्यूटी बनाइए। और चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं। देखिए आपका 10 का 10 चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से आपका क्लास 7th का जियोग्राफी ख़त्म हो गया। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।